गुड मॉर्निंग। वेक्टर्स के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स कैसे करते हैं और इसके पीछे क्या लॉजिक है इन पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले वेक्टर्स और जब फंक्शंस की बात करेंगे तो थोड़ा सा कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी है। फंक्शन की जब आप बात करते हैं y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल या इनपुट है, और जो y है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल या आउटपुट। ये सिंगल वेरिएबल फंक्शंस की बात हो रही है कि इनपुट एक ही है, आउटपुट सिंगल है, सिंगल वेरिएबल फंक्शन। सिंगल अगर आउटपुट 8 से ज़्यादा हो और आउटपुट एक ही हो तो अभी दो केस बन जाएंगे। अगर आउटपुट सिंगल है तो ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, अगर आउटपुट 8 से ज़्यादा है तो ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन। अगर आउटपुट 8 से ज़्यादा हो, 2 हो, 3 हो, तो आप उसे क्या बोलेंगे, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। अगर आउटपुट सिंगल हो तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन। हम सिंगल वैल्यूड पर ही ध्यान दे रहे हैं यहां पर। अभी सिंगल वैल्यूड में आप लोगों ने ऐसे फंक्शंस का डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कई बार हमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं वो बढ़ाने पड़ते हैं। क्यों बढ़ाने पड़ते होंगे, थोड़ा सा आप एक एग्जाम्पल देखिए। सपोज आपकी स्टडी है या आपका रिजल्ट है। रिजल्ट कई चीज़ों का फंक्शन होगा, आपकी स्टडी का रिजल्ट टीचर पे भी डिपेंड करेगा, कैसे टीचर आपको मिले, आपकी हेल्थ पे भी डिपेंड करेगा, और पेपर कैसा आया था इस पर भी डिपेंड करेगा, और भी चीज़ें हो सकती। आप ये देखिए, ये अप्रोच नॉर्मली आइडियलिस्टिक है कि कोई भी आउटपुट केवल एक ही चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। ऐसा कम होता है। जिंदगी में अधिकतर जगहों पर जो आउटपुट है वो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। हम इसे और भी तरीके से कर सकते हैं। आजकल फसल कट रही है, गेहूं है, तो गेहूं का जो प्रोडक्शन है वो कई चीज़ों का फंक्शन है। वो सीड पे डिपेंड कर सकता है, सॉयल पे डिपेंड करेगा ही करेगा। सॉयल कैसी है, मिट्टी कैसी है, बीज कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, फर्टिलाइजर आपको कैसे मिले, पेस्टिसाइड, और भी इरिगेशन, सिंचाई, और भी चीज़ें हो सकती हैं। आप देखिए जो प्रोडक्शन है गेहूं का वो कितनी सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही आपका रिजल्ट कितनी सारी चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। ये सब इनपुट है और इन सब का आउटपुट आपका रिजल्ट है। यहाँ गेहूं की फसल है, इनपुट 8 से ज़्यादा है। अब मान लीजिए मैं कोई कृषि वैज्ञानिक हूँ और किसानों को बता रहा हूँ बीज की क्वालिटी, सीड, बीज कैसा होना चाहिए कि ज़्यादा बेहतर उत्पादन हो। तो आप ध्यान दीजिए, मैं उस समय सीड और प्रोडक्शन का रिलेशनशिप बताऊंगा केवल।
मैंने थोड़ी देर के लिए इनको छोड़ दिया, मेरा फोकस किस पे रहेगा? सीड पर और प्रोडक्शन पर। आपको नहीं लगता ये टेम्परेरी पार्शियलिटी है? पार्शियलिटी मॉरली या एथिकली बड़ा गलत चीज है। व्यावहारिक जिंदगी में कुछ समय के लिए करना पड़ता है, टेम्परेरी पार्शियलिटी है। मैंने टेम्परेरी बोला है। टेम्परेरी पार्शियलिटी जरूरी है। आप एक बात सोचिए, आपकी क्लास में सारे बच्चे खूब सारा हल्ला मचा रहे हैं। टीचर के आने पे टीचर ने शांत किया सबको, और हो सकता है आप सब लोग बोलना चाह रहे हो कुछ टीचर से। इसके बावजूद टीचर ने सबको चुप रहने के लिए बोला। एक बच्चे को बाद में खड़ा किया जब पूरी क्लास शांत हो गई और पूछा कि भाई क्या बात है। आप सोचिए कि टीचर ने क्या किया। एक बच्चे से कहा बोलो, बाकियों से कहा चुप रहो। क्या ये टेम्परेरी पार्शियलिटी नहीं है? है, लेकिन जरूरी है। सारे लोग एक साथ बोलेंगे, बात समझ में नहीं आएगी। अच्छा तरीका यह है कि उस बच्चे के बाद दूसरे बच्चे को मौका दिया जाए अपनी बात कहने का। एक एक करके सारे लोग अपनी बात कहें तो पूरी बात भी सबको समझ में आएगी और हो सकता है समाधान भी निकले। मेरा कहने का मतलब है, ये टेम्परेरी पार्शियलिटी प्रैक्टिकल लाइफ में जरूरी है। सारे लोग एक साथ बोलेंगे, कोई भी बात समझ में नहीं आ सकती। यहां पर भी देखिए, अगर आप सीड की क्वालिटी का उत्पादन से रिश्ता बता रहे हैं तो उस समय सीड पे फोकस करिए। जब आप सॉयल या मिट्टी की क्वालिटी और उत्पादन पे बता रहे हैं तो केवल मिट्टी पर फोकस करिए कि कैसी मिट्टी में ज़्यादा बेहतर उत्पादन हो सकता है। जब आप टेम्परेचर पे फोकस करें तो बाकी चीज़ें भूल जाएं। लेकिन हर बार आप क्या कर रहे हैं, एक इनपुट ले रहे हैं और एक आउटपुट हर बार वही है, इनपुट बदलते जा रहे हैं। यहां पर टेम्परेरी पार्शियलिटी जरूरी है। यहां पार्शियल डिफरेंशिएशन, जिसको हम लोग अभी आगे आएंगे, पार्शियलिटी क्यों जरूरी है और डिफरेंशिएशन हो या कोई और चीज हो, टेम्परेरी वे में एक सिस्टम को चलाने के लिए करना पड़ता है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि पार्शियलिटी क्यों जरूरी है प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन टेम्परेरी, परमानेंटली नहीं। दूसरों को भी फिर एक एक करके मौका मिलेगा। उन सब चीज़ों का आउटपुट है ये, और ये आपस में इंडिपेंडेंट है। प्लीज ध्यान दीजिए, ये सब आपस में भी क्या है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। जिसकी अच्छी पढ़ाई हो जिस बच्चे की, जरूरी नहीं है उसको टीचर बहुत बेहतर मिले हो, या टीचर बहुत बेहतर मिले तो जरूरी नहीं है उसके स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा हो। स्वास्थ्य और ये सब बढ़िया रहा, जरूरी नहीं है पेपर बहुत इजी आए हो सकता है बहुत डिफिकल्ट हो। यहाँ भी जिस किसान के पास बीज बहुत अच्छा हो, जरूरी नहीं है खेत की मिट्टी बहुत बेहतर क्वालिटी की हो सकता है ये टेम्परेचर या फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड, इरिगेशन, ये सब आपस में इंडिपेंडेंट हैं। एक चीज होने पे जरूरी नहीं है दूसरी हो, लेकिन इन सब पर ये आउटपुट डिपेंड करता है। इनमें से एक भी बिगड़ा, आउटपुट बिगड़ जाएगा। हम लोग अब फंक्शंस की फॉर्म में हम कई बार लिखते हैं कि एफ इज ए फंक्शन ऑफ, एफ कोई फंक्शन है और एफ एक्स वाई जेड यू, तो ये इंडिपेंडेंट है और इन पर ये डिपेंड कर रहा है कुछ। एफ लिखिए, यू लिख लीजिए, सॉरी टी लिख लीजिए कुछ। तो आपको समझ में आया होगा कि एक से ज़्यादा वेरिएबल में पार्शियलिटी क्यों जरूरी है। लेकिन पार्शियल डिफरेंशिएशन वेक्टर्स का हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट उसमें हम लोग कर्ल, ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस की बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो उस समय पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो आपने सीखा है कंसेप्ट आपको बहुत मदद करेगा। इवन डिफरेंशियल कैलकुलस में पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको सीखना पड़ता है। पार्शियलिटी आपको कई जगह करते हैं। आप पार्शियलिटी में एक चीज को वेरिएबल मानते हैं, बाकियों को थोड़ी देर के लिए वैसा ही रहने देते हैं, मतलब उन्हें कांस्टेंट मानते हैं। आप फिजिक्स या केमिस्ट्री पढ़ते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर
तो कई बार क्या होता है, किसी एक चीज़ को कांस्टेंट रख लीजिए। सपोज प्रेशर आपने कांस्टेंट कर दिया एक्सपेरिमेंट में, अब वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप देखिए, तो ये पार्शियलिटी है या नहीं है। वॉल्यूम को कांस्टेंट रख लीजिए, प्रेशर टेम्परेचर के रिलेशनशिप देखिए, या टेम्परेचर कांस्टेंट रखिए, प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशनशिप देखिए, वहां भी तो पार्शियलिटी है। लेकिन सिस्टम चलाने के लिए जरूरी है, नहीं तो समझ में नहीं आएंगी, सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती। दूसरी बात, हम लोग जब बात करेंगे अब कि वेक्टर फंक्शन, हम कैलकुलस में जो फंक्शंस पढ़ते हैं वो ठीक है, हम यहाँ वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो वेक्टर फंक्शन किसे कहेंगे इसे समझते हैं। एक ऐसा फंक्शन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होना चाहिए, जरा आप खुद सोचिए तो। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं वेक्टर फंक्शन को, जिसका जो इनपुट है वो वेक्टर है, मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदले, दोनों में से एक भी चीज बदल जाए तो फंक्शन बदल जाए। एक वेक्टर फंक्शन इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन भी कह सकते हैं, may डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ सर्टेन वेरिएबल। तो वेक्टर फंक्शन को हम लोग इस तरह से दिखाएंगे। अब जब वेक्टर फंक्शन है तो जाहिर सी बात है स्केलर फंक्शन भी होगा। हम लोग उसके लिए सिंबल फाई यूज करेंगे। फाई हम लोग यूज करेंगे स्केलर फंक्शन के लिए, और वेक्टर फंक्शन के लिए कोई एफ या कुछ ऐसा यूज करें। अगर कभी ऐसा हो सकता है, ध्यान दीजिए, अब हम लोग, ये तो एफ और फाई की बात हुई, अब मैं यहां आइए, अगर कभी ऐसा है कि इनपुट मान लेते टी है, इज ए स्केलर, एंड आउटपुट इज अ वेक्टर, तो हम इसे कैसे लिखे हैं ये देखिए, एफ टी। इनपुट जो है, इनपुट मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनपुट स्केलर है, आउटपुट वेक्टर है। तो आप इसे तोड़ सकते हैं, अगर आप 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ते हैं तो आई टाइम्स F1t प्लस जे टाइम्स F2t प्लस के टाइम्स F3t, ये स्केलर कंपोनेंट हैं तीनों, और उनको यूनिट वेक्टर आई जे के से मल्टीप्लाई कर रखा है। तो आपके पास ऐसा होगा, फंक्शन की फॉर्म ऐसी होगी। मैंने फिर कहा इनपुट क्या है इस समय, स्केलर, और आउटपुट क्या आया, वेक्टर, तो उस समय फंक्शन ऐसा हो। अगर इनपुट वेक्टर है और आउटपुट स्केलर, दूसरा, इफ इनपुट इज वेक्टर एंड आउटपुट इज स्केलर। अब आप सोचिए तो, इनपुट वेक्टर क्वांटिटी है, आउटपुट कैसा है, स्केलर क्वांटिटी है, तो हम उसे किस तरह से दिखाएंगे, 5R। यहां पर हमारे नोटेशन क्या रहेंगे, ये इनपुट है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और फाइनली जो आउटपुट आया है वो स्केलर क्वांटिटी है। फिजिक्स की मेजरमेंट वाली इनिशियल यूनिट्स पे सोचिए, बहुत सारी क्वांटिटीज हैं। आप कैसे आया, जैसे आप टेम्परेचर के बारे में सोच सकते हैं।
अगर कोई रॉड आप गर्म कर रहे हैं तो टेम्परेचर, मान लीजिए मेरे पास ये रॉड है, ये पेन सोच लीजिए, पेन का ये हिस्सा मैंने गैस के ऊपर रखा है, तो टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा होगा, धीरे धीरे यहाँ कम होता जाएगा। तो किसी भी पोजीशन पर टेम्परेचर पोजीशन का फंक्शन होगा या नहीं? पोजीशन वेक्टर हुआ, पोजीशन वेक्टर का फंक्शन होगा टेम्परेचर। टेम्परेचर लेकिन स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वो पोजीशन वेक्टर पे तो डिपेंड कर रही है ना। अगर मैं इसी को चूल्हे को या गैस के बर्नर को या इसको ओरिजिन मान लूँ, तो यहाँ से कितनी दूरी पर है टेम्परेचर उसी हिसाब से कम होता जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी कि इनपुट जो है, टेम्परेचर इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि वो कितनी दूर है पॉइंट गैस के बर्नर से, पोजीशन पे डिपेंड कर। तो ऐसे फंक्शंस स्केलर फंक्शन। पहले वेक्टर फंक्शन, आप लोग वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसको आप कंपोनेंट्स में ब्रेक करते रहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। दूसरा, जब इनपुट वेक्टर है और आउटपुट स्केलर है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि इनपुट और आउटपुट दोनों ही वेक्टर हों। इफ इनपुट एंड आउटपुट बोथ आर वेक्टर्स, तो हम इसे ऐसे लिखें, आप लोग लीनियर वेलोसिटी सोच लीजिए और आपका एक फॉर्मूला है v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। तो r पे डिपेंड कर रही है लीनियर वेलोसिटी। r जो इनपुट है वो खुद अपने आप में वेक्टर है, ओमेगा क्रॉस r है। तो इनपुट जो था ओमेगा और r का, आपने ये सभी ने पढ़ा होगा, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट के सारे एग्जाम्पल होंगे। जब क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है दोनों वेक्टर होंगे, तो इनपुट भी वेक्टर है, और जो क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आउटपुट भी वेक्टर है। तो फिर आप पिछले वाले में ऐसे सोच सकते हैं कि इनपुट वेक्टर हो लेकिन आउटपुट डॉट प्रोडक्ट लेते तो आउटपुट कैसा आएगा? स्केलर फंक्शन आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा फंक्शन इनपुट हों और कुछ इनपुट वेक्टर हों, कुछ इनपुट स्केलर हों। इफ फंक्शन हैज सम वेक्टर इनपुट्स while some scalar inputs, तो यहां पर दोनों तरह के फंक्शन हो सकते हैं कि आउटपुट आप कैसे लिखते हैं। अगर वो स्केलर फंक्शन आ रहा है तो आप इसे ऐसे लिखिए। सपोज आपके पास ये वेक्टर इनपुट है और ये t क्या मान लिया मैंने, t हम पहले भी स्केलर ले रहे थे, तो ऐसा लिखा जा सकता है। और अगर वेक्टर लिखना हो, अगर वेक्टर क्वांटिटी आ रही है तो आप ऐसे लिख सकते हैं r कॉमा t। ज़्यादा है r1 कॉमा r2 कॉमा r3, या फिर t में भी t1 t2 t3 ऐसा सोच सकते हैं। तो वो तो आप कितने ज़्यादा इनपुट हैं इस पर डिपेंड करेगा। अगर वो स्केलर फंक्शन आता है तो ऐसे लिखिए, या आपको फिजिक्स में अधिकतर जो दिखेगा। और अगर वेक्टर है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी। प्लीज़ आप इसे ध्यान से देखिए, ये आपको लॉन्ग टर्म मैथ्स या फिजिक्स दोनों में काफ़ी हेल्प करेगी। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस।
ये जो फंक्शंस हम बात कर रहे हैं इनकी अलजेब्रा, इस पे हम बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। जो फंक्शंस हैं वो बेसिक अलजेब्रा को फॉलो करते हैं। अब बात यह है कि अलजेब्रा हम क्या चीज़ को रहे हैं यहाँ पर। तो अलजेब्रा का मतलब है दो फंक्शंस का सम, प्रोडक्ट, डिवीजन आपके पास मान लीजिए मेरे पास दो फंक्शन है फाई टी और साई टी। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि फाइव प्लस साई ऑफ टी इक्वल टू फाई टी प्लस साई टी आ रहा है। ऐसे ही प्रोडक्ट के लिए डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। अगर वेक्टर फंक्शन है स्केलर का तो डॉट या क्रॉस का कोई मतलब नहीं है। वेक्टर फंक्शन है तो उनके भी डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट भी लगाया जा सकता है। ये सब अलजेब्रा है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इस तरह से लिखना। तो इसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहता है। मैथमेटिकल मेरे ख्याल से अभी आपके सिलेबस में इन चीज़ों पे कम ध्यान दिया जाता है, लेकिन ऐसा है कि फंक्शंस हैं तो उनका कब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। फाई और साई तो हम स्केलर फंक्शन ले रहे हैं अभी, तो इसका मतलब इनका डॉट या क्रॉस का कोई मीनिंग नहीं है, वेक्टर्स का हो। अंडर ग्रेजुएट स्टडी जो बीएससी के बच्चे हैं हमारे, हम ये मान के चल रहे हैं कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं। हम डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पर टेस्ट नहीं करते। मैं यूजी स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ। हम लोग सारे जो भी हम मान के चल रहे हैं कि ये डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएशन कैसे करना है ये सीखना है बस। मतलब ये सब स्मूथ है। स्मूथ का मतलब है जिसमें शार्प एजेस ना हो। ये है, ये शार्प एज है। और जहां भी शार्प एजेज हों वहां पर डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस नहीं हो पाती। तो हम लोग ऐसे फंक्शंस को पढ़ रहे हैं जो स्मूथ हो। तो स्मूथ फंक्शंस जिनको आप बोलते हैं बेसिकली उनका जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूअस तो है ही, और वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है इजीली, हम उनको पढ़ रहे हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें बहुत एलिमेंट्री हैं। अगर मैं कभी मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं ए और बी और टी के फंक्शन है और उनका डिफरेंशिएशन करना है, तो बहुत इजी चीज़ है। आपको वैसे ही फॉलो करना है जैसे आप कैलकुलस में करते हैं, ए डॉट डी बी बाई डी टी और ए डॉट डी ए बाई डी टी डॉट। तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए, ये कर लीजिए। अगर आप क्रॉस ले रहे हैं डी बाई डी टी ऑफ ए क्रॉस बी, देखिए यहाँ पर आप डॉट प्रोडक्ट लेके भी डिफरेंशिएशन कर लें। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो तरीके दे रहे हैं आपको। राइट हैंड साइड वाला तरीका थोड़ा लंबा है, लेफ्ट हैंड साइड वाला कम मेहनत वाला होगा। कैसे? अगर ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाए तो यहाँ पर मुझे दो बार डिटर्मिनेंट आई जे के, फिर ए के कंपोनेंट, फिर जो आएगा ये इसके कंपोनेंट ए सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसे ही ये भी यहाँ पर पहले सॉल्व कर लीजिए फिर डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। हमें तो ये बताना है दोनों बराबर है। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो तो ऑर्डर मेंटेन रखिएगा, ये कम्यूटेटिव नहीं है। आगे पीछे लिखेंगे माइनस की गलती आ जाएगी। डॉट कम्यूटेटिव होता है, स्केलर क्वांटिटी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रिपल प्रोडक्ट बताने से पहले मैं आपको डिटर्मिनेंट्स को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो बता देता हूं। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अगर मेरे पास डेल्टा कोई a1 a2 a3 b1 b2 b3
C1 C2 C3 और सपोज डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा करना हो, सपोज हर एक टी का फंक्शन है, तो आप एक बार में किसी एक रो या कॉलम का करिए, बाकी एज सच रखिए। मतलब जैसे डी ए वन बाई डी टी, डी ए टू बाई डी टी, डी ए थ्री बाई डी टी। तो उस समय बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री प्लस अब क्या होगा, ए वन ए टू ए थ्री सेकेंड रो का डी बी वन बाई डी टी, बी टू बाई डी टी, डी बी थ्री बाई डी टी और सी वन सी टू सी थ्री प्लस ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री डी सी वन बाई डी टी, डी सी टू बाई डी टी, डी सी थ्री बाई डी टी। तो जो डिटर्मिनेंट आपके पास था वो तीन डिटर्मिनेंट्स में, अब तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो किसी भी डिटर्मिनेंट को अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं तो आप रो वाइज भी कर सकते हैं और कॉलम वाइज भी, क्योंकि डिटर्मिनेंट में रो या कॉलम का ऐसा कोई अर्थ नहीं है। जिसको आप रो कह रहे हो कॉलम ट्रांसपोज लेके कर सकते हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। रो कॉलम इंटरचेंज करने से, ट्रांसपोज शब्द उचित नहीं है, वो मैट्रिक्स के लिए है। रो कॉलम इंटरचेंज करके भी कोई फर्क डिटर्मिनेंट की वैल्यू में नहीं पड़ता है। अगर आप स्टेलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, आप इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डी ए बाई डी टी, आप उसको दो वेक्टर समझिए, इन दोनों को पहले सेंट्रल एक साथ ट्रीट करिए। तो डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट डी बाई डी टी ऑफ बी क्रॉस सी। तो डी ए बाई डी टी बी और सी आप ऐसे लिख सकते हैं इसे, ऐसे ही यहाँ पर ए डॉट डी बी बाई डी टी जिस समय होगा क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस डी सी बाई डी टी। तो आप इसे डी ए बाई डी टी बी सी प्लस ए डी बी बाई डी टी सी और ए बी डी सी बाई डी टी। आपने टेस्टी वैल्यू लिखी है डी बाई डी टी ऑफ ए बी सी। अगर आप स्टेलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इस फॉर्म में लिखना चाहें तो इसे रटने जैसा कुछ नहीं है, इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको प्रोसीजर मालूम होना चाहिए। अच्छा ऐसा लिख सकते हैं। तो आप तीन हिस्सों में तोड़ रहे हैं, एक बार ए का डिफरेंशिएशन है, एक बार बी का, एक बार सी का। किसी को भी पहले लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। ऐसे ही आप क्रॉस प्रोडक्ट हो तब भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनको आगे उसी ऑर्डर में जैसे आप नॉर्मली करते आ रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन की ये एलिमेंट्री चीज़ें हैं। आप नेक्स्ट क्लास में इस पर क्वेश्चंस और कुछ आगे की चीज़ें देखेंगे। थैंक यू।